तो मेन वॉल्यूम्स, फर्स्ट लिखा है टाइडल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय एन इंडिविजुअल पर रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन एट रेस्ट। यानी नॉर्मली आप जो सांस लेते हो या छोड़ते हो, वो कह रहे हैं वो कितनी है, 500 ml है। सिंपल सी बात ही है। तो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसको, वीटी करके इसको लिखते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम टाइडल, तो टाइडल के लिए टी लिख दिया नीचे, तो वीटी कितना है, 500 ml। आपसे सीधा वैल्यूज पूछी जाती है एग्जाम में, इसकी वैल्यू कितनी होती है। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितना है, 2000 से 3000 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो 2000 से 3000 ml, ये कितना, मतलब फोर्सफुली आप ले सकते हो अंदर, तो वो है 2000 से 3000 ml। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जितना रह जाता है आपके लंग्स के अंदर, अदरवाइज जो पूरी एयर निकल जाएगी तो कोलैप्स कर जाएंगे लंग्स, तो एयर रह ही जाती है, आप सांस बाहर छोड़ दोगे पूरा तब भी। तो कितना रह जाता है, 1000 ml। तो ध्यान रखना, रहता है 1000 ml, और सांस खींचा जाता है 2000 से 3000 ml। लेकिन नॉर्मली जो आप सांस लेते हो जिसमें आप अवेयर नहीं होते हो, तो वो कितना होता है, 500 ml। सांस लेना या छोड़ना, क्लियर। तो 500 ml, 2000 से 3000 ml जो अंदर लिया जाता है, और 1000 ml जो अंदर रह जाता है शरीर में। नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो कह रहे हैं आफ्टर इवन द सीवियरेस्ट एक्सपायरेटरी एफर्ट्स द लंग स्टिल कंटेन सम एयर, इट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या है कि आपने पूरी कोशिश करके जितना बाहर फेंक दिया टोटल एयर को, उसके बाद भी जो अंदर रह जाए एयर, वो कितनी है, लगभग कह रहे हैं 1500 ml है। ठीक है, 1500 ml। आगे देखिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी। तो इसमें आईआरवी और वीटी ये दोनों जोड़ दिए, यानी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इनको अगर आपसे पूछे तो आंसर यहां से निकालोगे कि 2000 से 3000 ml तो ये हुआ, और 500 ml ये हुआ। तो रेंज हो जाएगी इसकी 2500 से 3500 ml। समझ में आ रहा है। तो 2.5 से 3.5 1000 ml जो है, मतलब ये रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देख रहे हो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो इसमें क्या है, ईआरवी, यानी ये 1000 ml प्लस वीटी, माफ करें आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम ये वाला, तो ये है 1500 ml। तो 1000 और 1500 चाहो तो सामने लिख लो, क्योंकि वो याद रह जाता है ना, तो ठीक रहता है। ये 2500 हो जाएगा, 2500 ml फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। और लास्ट है वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ के बाकी सारे आप जोड़ दो तो आ जाता है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी ये दोनों, आईआरवी और वीटी, तो ये और ये ऊपर वाले दोनों, प्लस ईआरवी, तो ये वाला। समझ में आ रहा है, ऊपर के तीनों जोड़ दो, कहने का मतलब है बस रेसिडुअल वॉल्यूम मत जोड़ो। तो उन तीनों को जोड़ के जो आएगी वैल्यू, वो हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आपको याद जो बिल्कुल होना चाहिए वो क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो एक तो टाइडल वॉल्यूम, वो बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए आपको, 500 ml है टाइडल वॉल्यूम जो है। दूसरा ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml, ये बहुत जरूरी है। तीसरा रेसिडुअल वॉल्यूम, ये बहुत जरूरी है, 1500 ml, 1500 ml। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी पूछेगा, ये बहुत जरूरी लास्ट वाली। तो बाकी आप सिर्फ क्या छोड़ोगे इसके अंदर, रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ोगे, और बाकी सारे ऐड करने, ये मतलब है कहने का। तो सवाल ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा वॉल्यूम नहीं काउंट होता वाइटल कैपेसिटी के अंदर। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है 1500 ml वाला, बस वो काउंट नहीं होता, बाकी टाइडल और आईआरवी और ईआरवी, ये तीनों काउंट होते हैं। ठीक है ना, तो याद कर लेना, जरूरी चीज है, लाइट समझ के छोड़ मत देना। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ट मसल्स। तो कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टनिंग है ना, छोटी भी होती हैं फिर बढ़ती भी हैं। देखते ही हो कि जब ब्लड भरता है अंदर चैम्बर्स के अंदर, है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, साइज अपना बढ़ाना पड़ता है। और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है साइज छोटा होता जाता है, तो मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टनिंग। फिर है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो देख लेना, पूछा नहीं जाता। अगेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिदमिसिटी होती है अपनी, कंडक्टिविटी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है हार्ट मसल्स के अंदर। आगे देखें, हार्ट के संबंध में स्टार्लिंग्स लॉ है, ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है ये लॉ, ये सिंपल सा लॉ है। जैसे आप लोग बचपन में दूसरों को वो रबर बैंड लेके खींच के मारते थे ना दूसरों के, कि जितना दूर तक खींच के उसको मारोगे तो चोट उतनी ज्यादा लगेगी। तो वही बस सिंपल सा लॉ है ये, स्टर्लिंग्स लॉ। क्या कह रहा है, विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, ग्रेटर द एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ ऑफ मायोकार्डियम, ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ, तो बेटा क्या होता है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। समझ आता है। सिस्टोल का मतलब है कि हार्ट मसल जो है वहां पे मेनली
वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को आगे पुश करेगा, बॉडी में भेजेगा। और डायस्टोल के अंदर क्या होता है, ब्लड की फिलिंग होती है, उसमें भरता है आके। क्लियर। तो कह रहे हैं कि डायस्टोल के समय जितनी ज्यादा फाइबर की लेंथ होगी, यानी कि उतना ही ज्यादा ब्लड भरा होगा, तभी तो वो साइज बढ़ता जा रहा है उसका। तो जितना ज्यादा ब्लड बढ़ेगा, कह रहे हैं उतना ही ज्यादा फोर्स होगा कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, इतना फ्लूइड है अंदर, उसको दबाने के लिए ज्यादा तेज प्रेशर लगेगा, उसको आगे भेजने के लिए। क्लियर है। तो एंड डायस्टोलिक फाइबर लाइन जितनी ज्यादा होगी, उतना ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये है स्टार्लिंग लॉ। लेकिन एक वर्ड ऐड कर दिया, विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। है ना, कि रबर को भी ज्यादा खींच लेते थे कुछ बच्चे, तो वो टूट जाती थी, फिर उन्हीं की चोट लग जाती थी। तो ये भी है कि ऐसा नहीं हो कि भरे ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है। आगे चलिए। एक वर्ड है प्रीलोड, एक है आफ्टर लोड। तो प्रीलोड क्या है, कि ये जो एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ कितनी बढ़ी, कहने का मतलब है कि कितना ब्लड इकट्ठा हुआ हमारे पास, तो वो चीज कहलाती है बेटा प्रीलोड, एक तरीके से जो ब्लड वॉल्यूम है हमारे पास आगे भेजने के लिए। और आफ्टर लोड क्या होता है, कि बॉडी के अंदर जो ब्लड पहले से मौजूद है, उसका भी अपना एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, जो अंदर ब्लड आगे जाएगा बॉडी के अंदर। तो उसको जो हटाना पड़ता है पूरी बॉडी के अंदर, जो रेजिस्टेंस फेस करना है, वो होता है आफ्टर लोड। सिंपल सी बात ही है, बाकी देख लो। तो प्रीलोड, द लोड विच ऑपरेट्स बिफोर द बिगनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए, कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट पहले जो आपका लोड है आपके पास, यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है। और वी कैन से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ हार्ट। क्लियर। दूसरा देखो, आफ्टर लोड begins to operate after the onset of the ventricular contraction, or we can say hydrostatic pressure of aortic blood. क्लियर। तो वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाता है ना, एओर्टिक वॉल्व होता है, तो मतलब है उसको हटा के फिर आप जो वो प्रेशर है ब्लड का, जिसको रोकने के लिए एओर्टिक वॉल्व वहां मौजूद है, उसके अगेंस्ट आप काम करते हो, तो दैट इज आफ्टर लोड। आगे देखो, रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन। ठीक है। तो देखो, हार्ट के अंदर इम्पल्स कहाँ से जनरेट होनी चाहिए, तो वो जनरेट होनी चाहिए एसए नोड से। जो जगह है एक्चुअली जहां से जनरेट होनी चाहिए इम्पल्स, वो एसए नोड से होती है। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है सब में ऐसा हो, कुछ गड़बड़ आ जाती है हार्ट के अंदर, तो उसके बाद ये पल्स बाकी स्थानों से भी जनरेट होती है। ठीक है। तो वही दिया है कि नॉर्मल जो हम जानते हैं, हम लोग याद करते हैं बेसिकली कि पल्स कितना होती है, हम लोग कहते हैं 72। एक किसी से पूछोगे ना, एक बिना पढ़े लिखे इंसान से कह लो कि साधारण पढ़े लिखे इंसान से, 72 सीधा बोलेगा, 72। तो वही वाली जो है, तो एसए नोड वाली होती है अराउंड 72 75। ठीक है। फिर एवी जंक्शनल टिश्यू अगर वहां से जनरेट होने लगे, ऐसे नोड में कोई गड़बड़ चल रही है, तो फिर कितनी होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, 50 पर मिनट। इसी को हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। 60 से कम हो गई कि मतलब कोई समस्या है। ठीक है। फिर बंडल ऑफ से जनरेट हो रही है, वहां से भी नहीं हो पाई, तो और कम हो जाएगी, 30 पर मिनट हो जाएगी। क्लियर है। तो वो यहाँ लिख रहे हैं कि पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या होता है, तो ऐसे नोड होती है, यहाँ से जनरेट होनी चाहिए पल्स। लेकिन यहाँ के अलावा और कहाँ कहाँ से हो सकती है, उन सबको बोला जाता है ऑल्टरनेट पेस मेकर्स ऑफ हार्ट। ऑल्टरनेट, कि वहां से नहीं हो रही, चलो यहाँ से कर लेते हैं काम। तो एवी नोड, बंडल ऑफ फेज, और बीच में जो नेटवर्क है अपना पूरा अर्बोडाइजेशन नेटवर्क, तो रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे नोड के अलावा कहीं से भी हो तो वो क्या है, ऑल्टरनेट पेस मेकर है। आगे देखें, ऐसे नोड इज जनरेटिंग इम्पल्सेस रेगुलरली एट इंटरवल ऑफ अबाउट 0.8 सेकेंड्स। तो समझ सकते हो, एक पल्स 1 सेकेंड से भी कम टाइम में जनरेट हो जाती है, तो इसीलिए 60 सेकेंड होते हैं। और पल्स रेट कितना होता है, 72 लगभग, कि वो जो टाइम बच रहा है उससे मिलके और पल्स बन जाती है, तो 72 पल्स लगभग होती है, तो 0.8 सेकेंड में ऐसे नोड से पल्स जनरेट होती है। नेक्स्ट चलोगे, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। इन पे सवाल नहीं आते, मैं बार बार समझा रहा हूँ। सवाल किन चीज पे आते हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको ध्यान से समझना, कि ऑल्टरनेट पेस मेकर कौन सा है, तो ऐसे नोड के अलावा जो भी नाम देगा ऑप्शन के अंदर, आपको उसको टिक कर देना है। क्लियर है। ऐसे नोड को मत लगा देना। आगे चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, अगेन सवाल नहीं आता, अब देख लो। कि एट्रियल वॉल से है तो 1 मीटर पर सेकेंड, एवी नोड से है तो 0.2 मीटर पर सेकेंड, और बंडल ऑफ से है तो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर भी याद करना चाहो, तो एट्रियल वॉल तो ए से स्टार्ट होता है, तो एक ही इसका आंसर है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। एवी नोड क्योंकि दो लेटर हैं ए और वी, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ 0.2 मीटर पर सेकेंड। दो चीजें हैं तो दो वाला आंसर है इसका, 0.2 मीटर पर सेकेंड। सर बंडल ऑफ एस है। करेक्शन कराया था यहाँ पे आपने, कितना कराया पॉइंट था, 05। एवी ये नोड में। एवी नोट 0.05 है और बंडल ऑफ इज 1 m/सेकंड। ठीक है, कर लोगे, करेक्शन बता रहा है बेटा, करेक्शन किया था, लेकिन जैसा मैंने कहा पूछे तो नहीं जाते, तो देख लो, करेक्शन कर लो, लेकिन मतलब ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट आती है फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट। ठीक है, ये भी ऐसी चीज है, ये भी नहीं पूछी जाती कहीं आपसे, मगर देख लेंगे एक बार, क्या याद रख सकते हो वो बता देता हूँ। बस इतना कोई पूछ ले कितनी फेज होती हैं, तो बेटा फेज 5 होती हैं, ये बात ध्यान रखना। नंबर भले ही 0 1 2 3 4 ऐसा करके लिखे, लेकिन जीरो से क्योंकि स्टार्ट है, तो टोटल 5 फेज होती हैं, 0 से लेके 4 तक।
ऐसा करके याद रखना आपका 0 से 4 तक। जो फोर्थ फेज है ना लास्ट, वहां जाके रिपोलराइजेशन हो जाता है हार्ट मसल का। उसके पहले की जो स्टेज है वो डीपोलराइजेशन की है या पार्शियल रिपोलराइजेशन की होती है। क्लियर? तो एक बार नजर डाल लोगे, 0 फेज है देखो डिपोलराइजेशन की, 1 भी है फेज ऑफ डिपोलराइजेशन या अर्ली, उसको रिपोलराइजेशन भी कहते हैं। सेकेंड फेज है सस्टेन्ड फेज ऑफ डिपोलराइजेशन, तो प्लेट्यू फेज, ये तो लंबे समय रुकती है थोड़ा। थर्ड फेज है फेज ऑफ रिपोलराइजेशन, फोर्थ है फुल्ली रिपोलराइज फेज। तो नहीं याद करना, आगे चलते हैं। कार्डियक मसल्स कैन नॉट बी टिटेनाइज्ड ड्यू टू लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो बेटा क्या होता है कि आपने देखा हो कोई काम लगातार करते रहो, लिखते रहो, है ना। जैसे मेरे साथ एग्जाम में हमेशा होता था कि वो 4 5 6 पेज का लोग लॉन्ग आंसर लिखते थे। मैं जब लिखता था 2 3 पेज ना, तो मेरे हाथ थक जाया करते थे। जितने टाइम में लोग लिख रहे होते थे मैं सबको देख रहा होता था डर के, और अपनी उंगलियां चटका रहा होता था बैठ के, कि मेरा लगता था मुझे कहते हैं ना लोग कि नस पर नस चढ़ गई, ऐसा हो गया, वो सब चीजें। तो मेरे मन में वो सब हो जाता था कि यार मैं कैसे लिखूं, मैं लिख ही नहीं पाता था। ठीक है। तो ऐसा जो होता है उसी को बोलते हैं टिटैनिक हो जाना, कि आप लगातार कोई काम अगर कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी वो मसल जो है काम करना बंद कर देती है ना। देखा होगा सर पैर कांपने लगते हैं पहाड़ों से, जब आप हिल स्टेशन वगैरह कहीं जाओगे उतरोगे तो पैर लगातार वो काम करने से कांपने लगता है ना, रुक जाता है वो काम होना। तो वही टिटने की फेज होती है, टिटैनिक। लेकिन कह रहे हैं कि कार्डियक मसल में ऐसा नहीं होता, सोचो होने लगे वो काम करना बंद कर दे, है ना। तो ऐसा नहीं होता वहाँ। कह रहे हैं क्यों नहीं होता? उसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड बड़ा होता है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि उसको आराम मिल जाता है एक मसल को, बाकी मसल फंक्शन करती है तो लंबा टाइम उसको मिल जाता है आराम करने के लिए। ये कहना चाह रहा है कि अभी दूसरी मसल्स काम कर रही हैं, वहाँ फाइबर जो है उसको आराम मिल गया, दूसरे काम कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत जरूरी शब्द है। ध्यान रखना, सवाल पूछता है कि क्यों टिटेनाइज नहीं होती कार्डियक मसल्स, तो क्यों नहीं होती? ड्यू टू लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। वो थकती नहीं है, जन्म से ही काम करता है दिल, ऐसा नहीं है उसका मोटराज डाउन हो गया। आगे चलो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो बेटा दो चीजें हैं, एक सिस्टोल है एक डायस्टोल है। इतना तो समझ में आता होगा कि किसी चीज को जैसे कहते हैं घर बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, घर को तोड़ो तो एकदम तोड़ सकते हो, बुलडोजर लाओ चलाओ तोड़ दो, है ना। तो सेम चीज यहाँ है कि सिस्टोल होने में टाइम नहीं लगता, यानी वो जो ब्लड इकट्ठा किया ना इतनी मेहनत से, उसे निकालने में टाइम नहीं लगता, उसे इकट्ठा करने में टाइम लगता है। डायस्टोल के अंदर टाइम लगता है, तो डायस्टोल में 0.5 सेकेंड्स का टाइम लगता है, और सिस्टोल के अंदर 0.3 सेकेंड्स का। पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि डायस्टोल लंबा होता है, सिस्टोल छोटा होता है। डायस्टोल 0.5 सेकेंड्स और सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स का होता है खाली। सब समझ रहे हो ना? सिस्टोल ने ब्लड निकालना, डायस्टोल ब्लड इकट्ठा करना, बात सिंपल सी है। हार्ट के अंदर चैम्बर में अपना। आगे देख लो आप, अब सिस्टोल की जो फेजेस होती हैं तो कह रहे हैं शुरू में होती है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज होती है, तो 0.05 सेकेंड की इसका टाइम ड्यूरेशन है। फिर रैपिड इजेक्शन होगा, तेजी के साथ ब्लड बाहर निकलता है कुछ टाइम, वो टाइम है 0.10 सेकेंड्स का। फिर रिड्यूस इजेक्शन है, धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाएगा, तो वो धीरे धीरे वो काम होता रहेगा। 0.15 सेकेंड का टाइम होता है। इस पे जनरली सवाल आता नहीं है, मगर देख लेना। तो 0.3 सेकेंड टोटल टाइम लग रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर। नेक्स्ट आ जाओगे डायस्टोल। इसमें ध्यान से देखोगे, ये जो पहले वाली फेज है प्रोटो डायस्टोलिक फेज और ये आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, इनका टाइम पूछ लेता है, तो स्पेशली याद रखोगे। तो इसके अंदर एक फेज है प्रोटो डायस्टोलिक फेज, 0.04 सेकेंड्स की प्रोटो डायस्टोलिक फेज, 0.04 सेकेंड। आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन 0.06 सेकेंड्स, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन 0.06 सेकेंड्स। उसके बाद फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज 0.10, डायस्टेसिस 0.20, लास्ट रैपिड फिलिंग 0.10। अगर याद रखना चाहो, कभी पूछ ले मान लो कि डायस्टेसिस की फेज जो है वो कितने टाइम की है, तो डाया का मतलब ही होता है टू, है ना, मोनो डाया पेंटा, इस तरह जो बात करते हो आप, तो डाया मतलब ही टू ही होता है, तो टू वाला आंसर जो है इसका है 0.20 सेकेंड। लेकिन याद क्या रखना है, दो चीजें बताई ऊपर की, दोनों फेज जो है वेंट्रिकल सिस्टोल की, माफ करें डायस्टोल की, प्रोटो डायस्टोलिक फेज 0.04 सेकेंड्स और आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन 0.06 सेकेंड, इनको आप याद कर लोगे। तो ये तो वेंट्रिकल की बात है। अब एट्रिया की बात कर रहे हैं। एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो तो बहुत ही कम टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड, और एट्रियल डायस्टोल ये होता है 0.7 सेकेंड का। ठीक है, 0.1 और 0.7। तो यहाँ भी डायस्टोल में ज्यादा टाइम लग रहा है, देख रहे हो। और अगर सिस्टोल की बात करूँ तो लगभग लग ही नहीं रहा है, 0.1 सेकेंड नाम मात्र का टाइम है। अब देख लो आगे, इससे जरूरी बात निकल के आती है, निष्कर्ष आया निकल के, देखोगे ध्यान से। When tachycardia occurs, the time of cardiac cycle is shortened at the cost of diastole, but the systole is little affected। कहना चाह रहे हैं कि अब पल्स रेट तो ज्यादा हो गया, जब तक 72 था 0.8 सेकंड वाली बात थी तो सही पड़ रहा था हिसाब हमारा, लेकिन कह रहे हैं अब पल्स रेट हो गया 100 से भी ज्यादा, टैकीकार्डिया हो गया, यानी कि टाइम घटेगा, 0.8 तो नहीं रहेगा और कम हो जाएगा टाइम वो। तो वो जो टाइम कम हुआ है 0.8 सेकेंड से, वो कह रहे हैं उसमें
सिस्टोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे तो ऑलरेडी कुछ नहीं है बेचारे के पास, 0.1 सेकंड यहाँ है, 0.3 सेकंड वहां है ना, वेंट्रिकल के अंदर। तो कहना ये पूरा का पूरा टाइम कहाँ से लिया जाएगा, डायस्टोल से, तो डायस्टोल का टाइम कम होता है वहां, सिस्टोल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? आगे देखिए। नेक्स्ट देखोगे हार्ट साउंड्स। अगेन सीधा रटना ही है इन चीजों को, तो क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल करोगे या रटोगे इनका, तो हम तो रटने की बात करेंगे यहाँ मेनली अभी। तो देखोगे हार्ट साउंड्स, तो फर्स्ट हार्ट साउंड, पहली बात तो साउंड क्या आता है, वो आता है लब, LUB, लब। ठीक है, प्रोलॉन्ग एंड लाउड, लाइक लब। क्यों होता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, इनकी लोकेशन पता है। माइट्रल वॉल्व कहाँ होता है बोलो? राइट साइड में। लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम और सॉरी लेफ्ट सॉरी सॉरी, वेंट्रिकल। लेफ्ट लेफ्ट कोई बात लेफ्ट। नहीं, इसको ठीक कर लो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है लंबे समय नहीं पढ़ने के बाद। तो बेटा लेफ्ट साइड में होता है माइट्रल वॉल्व, है ना, जिसको बाइकस्पिड भी बोलते हैं, चाहो तो लिख सकते हो, माइट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, है ना, कस्प होते हैं इनके अंदर, उसके नाम पे इनके नाम है। तो माइट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। ये किधर होता है? हमारे लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो होता है। और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो राइट साइड में होता है, सेम लोकेशन है। क्लियर बात है? तो इनके क्लोजर की वजह से माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड। अभी मैं कहानी बताऊंगा इसकी याद करने के लिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले अच्छे से फिजियोलॉजी तो कोई बात नहीं है, यहाँ थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। इट शोज द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इससे पता क्या चलता है, क्या होने लगा, कि भाई वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल में जा रहा है। जब ये दोनों बंद होने लगते हैं तो मतलब वेंट्रिकल अभी सिस्टोल के अंदर जा रहा है, इसलिए बंद हुए हैं, जिससे कि वापस बैकफ्लो ना हो। समझ गए ना? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है फर्स्ट हार्ट साउंड। कैन बी बेस्ट हर्ड ऑन क्लिनिकल माइट्रल एरिया। पूछा जाता है आपसे माइट्रल एरिया कौन सा है, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये भी जरूरी बात है कि आप जब ऑस्कल्टेट करते हो तो रिब के ऊपर नहीं करते हो, कई लोग रिब के ऊपर करते हैं, कहाँ करते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस पे। ठीक है, वो भी कहाँ पे? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसको बोलते हैं माइट्रल एरिया। क्लियर? तो याद रखोगे। इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.092 टू 0.16 सेकेंड, 0.092 टू 0.16 सेकेंड। इट इज मोर इंटेंस इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये साउंड बढ़ जाएगा कब? जब लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी हो जाएगी। जरूरी बात है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, तो तब ये बढ़ जाएगा। फेंट इन लॉन्ग PR इंटरवल। अगर PR इंटरवल बढ़ जाए तो कह रहे हैं थोड़ा सा फेंट हो जाती है, यानी हल्का हो जाएगा साउंड ये। फ्रैंकली स्प्लिट इन बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा साउंड जो है लंबा हो जाएगा, ऐसा कह लो, फ्रैंकली स्प्लिट इन बंडल ब्रांच ब्लॉक। इट मे बी रिप्लेस्ड बाय मर्मर इन माइट्रल इनकम्पिटेंस, यानी माइट्रल वॉल्व ठीक से बंद नहीं हो रहा है मान लो, तो ब्लड जो होता है रिगर्जिटेट करता है, वापस जाने लगता है, तो उसकी वजह से मर्मर का साउंड आने लगता है। तो इट मे बी रिप्लेस्ड बाय मर्मर इन माइट्रल इनकम्पिटेंस। हम याद कैसे रखते हैं, मतलब मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, जैसा इसका नाम है लव। ठीक है, कि जब मतलब प्रेम की शुरुआत हुई, लव की शुरुआत हुई, तो शुरू में कैसा होता है कि मित्र जो है ना, मित्रों को ट्राई करना लोग बंद कर देते हैं, दोस्तों के साथ जाना बंद, दोस्ती बंद हो जाती है, पहला काम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, इट शोज द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल यानी बंद होने लगे रास्ते सारे आपके, सिस्टोल मतलब कौन ये है ना, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो सब रास्ते बंद होने लगे जीवन के, बाकी एक ही रास्ता रह जाता है। ठीक है, कैन बी बेस्ट हर्ड ऑन द क्लिनिकल माइट्रल एरिया, कि दोस्त बताते हैं इस बात को बार बार कि यार तू बदल गया है, बदल गया है, तो कैन बी बेस्ट हर्ड बाय मित्र, फ्रेंड्स बता रहे हैं कि भाई क्या हो गया तुझे। ठीक है, और देखोगे, टाइम तो याद कर लेना, 0.09 से 0.16 सेकेंड। इट इज मोर इंटेंस इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, समझ ही आ रहा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में बढ़ जाएगा, वहीं सुन ही रहे हैं क्योंकि उसी के लिए सुन ही रहे हैं मेनली, इसलिए सुन रहे हैं कब बढ़ता है कि तब बढ़ता है। फेंट इन लॉन्ग PR इंटरवल, कि जब ये प्रेम जो है, प्यार जो है लंबा हो जाता है, तो ये फेंट होने लगता है। फिर धीरे 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 कि फोन कॉल उठाने बंद किए, बात करनी बंद, तो फेंट होने लगा ऐसा। फिर फ्रैंकली स्प्लिट इन बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, फिर उसके बाद बीवी आ जाती है, मतलब बी बंडल ब्रांच ब्लॉक याद करने के लिए, है ना, कि बीवी भी बन गई है वो, अब तो बिल्कुल ही मतलब फ्रैंकली स्प्लिट हो गया, लगा कि जीवन टूट गया, लोगों को ऐसे लगने लगता है क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, फिर है इट मे बी रिप्लेस्ड बाय मरमर। फिर तो जीवन में ये होता है कि अब तो मरना ही है, अब कुछ रास्ता नहीं बचा, तो ऐसा करके चाहो तो कहानी की तरह याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो याद हो जाता है फर्स्ट हार्ट साउंड, लेकिन याद रखना बेटा। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड हार्ट साउंड, शॉर्ट एंड शार्प लाइक डब। देखो वर्ड को स्पेशली याद रखना, हमारे यहाँ कुछ लड़के मतलब बहुत ज्यादा क्यों रट के तो आ जाते थे,
लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ लब है ये LUB, ये LOVE नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको, ये टीचर पूछता है वाइवा में, इसीलिए कि पक्का रट के आया है, आज ही गड़बड़ करेगा। तो LUB है। इसी तरह डप में क्या है, DUPP है, डप। ठीक। तो शॉर्ट एंड शार्प लाइक डप ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। तो सेमिलुनर वॉल्व जो है, इनके क्लोजर से साउंड जनरेट होता है, कौन सा, डप, सेकंड हार्ट साउंड। इट इंडिकेट्स द क्लिनिकल एंड ऑफ सिस्टोल। इससे पता चलता है कि सिस्टोल जो शुरू हुआ था पहले, वो बंद हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। एंड क्लिनिकल बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल, यहाँ से डायस्टोल शुरू हो चुका है। ड्यूरेशन इसका 0.10 सेकंड्स का है, 0.10। ऊपर कितना था, 0.092 0.16 सेकंड, 0.092 0.16 सेकंड, और यहाँ कितना है, 0.10 सेकंड्स। कैन बी बेस्ट हर्ड एट द क्लिनिकली पल्मोनरी एरिया, क्योंकि यही वाला वॉल्व है। ठीक है, तो यही सुनाई देगा। सेविलर वॉल्व इसी को कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व जो हमारा, ये कहाँ होता है, बोलो, लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है, लिख लोगे। मैंने क्या बोला, लेफ्ट बोल दिया क्या, राइट वेंट्रिकल बेटा, मैंने लेफ्ट बोला क्या, राइट वेंट्रिकल। हाँ, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है, आगे देखोगे। तो कैन बी बेस्ट हर्ड एट द क्लिनिकली पल्मोनरी एरिया एट द सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस नियर द स्टर्नम। तो स्पेस जरूर याद रखना है। ऊपर फर्स्ट वाला जो था, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे था, ये कहाँ है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। इन सिस्टमिक हाइपरटेंशन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीजेज एंड नाउ इट इज कॉल्ड मेटेलिक हार्ट साउंड। तो कह रहे हैं जब ये साउंड ज्यादा बढ़ जाता है, सेकंड वाला, तो इसको बोलते हैं मेटेलिक हार्ट साउंड। और कब बढ़ता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन सिस्टमिक ही होती है ना, लोकल कंडीशन तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, इन एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस सेकंड हार्ट साउंड इज रिप्लेस्ड बाय मर्मर। ठीक है, तो एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस के अंदर ये रिप्लेस हो जाएगी मर्मर के अंदर। तो इन्हीं दो पे ही सवाल कभी पूछेगा तो पूछता है, बाकी साउंड्स पे नहीं पूछता। देख लोगे जल्दी से अगले। थर्ड हार्ट साउंड कह रहे हैं, समटाइम्स इट कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टेथोस्कोप इन यंग पर्सन, इट कैन बी डिटेक्टेड इन अ एल्डरली पर्सन, दैट इट विल बी सजेस्टिंग एबनॉर्मेलिटी। कह रहे हैं अगर ओल्ड एज के अंदर मिल रहा है मान लो, तो हो सकती है वहां कोई एबनॉर्मेलिटी। और क्या क्या हो सकता है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, जो वेंट्रिकल की वॉल है, तो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, कह रहे हैं उसकी वजह से होता है। तो हो सकता है वहां कोई दिक्कत आ गई हो, कह रहे हैं इसलिए हो सकता है कि मिलने लगे कभी ओल्ड एज के अंदर। कोई खास नहीं है, आगे चलोगे। फोर्थ हार्ट साउंड, इट इज ऑल्सो कोल्ड एट्रियल साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड को एट्रियल साउंड कहते हैं। बहुत जरूरी बात है बेटा, शुड नॉट बी नॉर्मली ऑडिबल बाय स्टेथोस्कोप, तो नहीं सुनाई देता है। प्रोड्यूस ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो फोर्थ वाला सुनाई नहीं देता है, थर्ड भी लगभग नहीं सुनाई देता, कह रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वाला क्यों होता है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। सबके कारण जरूर याद कर लोगे। तो फर्स्ट वाला लब जो था वो क्यों हो रहा था, बोलो, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, उनके क्लोजर की वजह से। सेकंड वाला सेमिलुनर वॉल्व यानी पल्मोनरी सेमिलुनर। वॉल्व जो है उसकी वजह से। और थर्ड वाला वेंट्रिकुलर वॉल के वाइब्रेशन की वजह से। फोर्थ वाला एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फोर्थ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए एट्रियल साउंड का उसको। और टाइम पहले और दूसरे का ही है, बस जो याद रखना है, पहले वाले का 0.09 से 0.16 सेकंड, 0.092 0.16 सेकंड, और दूसरा वाला 0.10 सेकंड, सेकंड हार्ट साउंड 0.10 सेकंड। आगे चलेंगे। नॉर्मल हार्ट रेट इन अ हेल्दी एडल्ट 60 to 75 पर मिनट, पढ़ लिया हमने। फीटस के अंदर हमसे डबल होता है हार्ट साउंड, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मोर देन 140 पर मिनट। इन न्यू बोर्न ऑल्सो हायर देन एडल्ट, तो छोटे बच्चों में भी हमसे ज्यादा ही मिलता है जनरली। आगे देखोगे, एक है मैरीज लॉ। ये क्या है, कि हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी। कहने का मतलब है, बीपी जितना बढ़ा होगा हार्ट रेट उतना कम होगा, या हार्ट रेट जितना ज्यादा होगा बीपी उतना कम होगा। बात समझ में आ रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, ये मतलब है कहने का। क्लियर। सर हाँ बेटा। सर पीछे जो आरबीसी बताया था ना 120 डेज होता है उसका लाइफ हम्म। स्पैन। ठीक है। तो सर एक जगह क्वेश्चन था उसमें बच्चों में 80 डेज बताया था, तो वो शायद जस्ट हाफ होता है। नहीं ऐसा नहीं है, 80 डेज ही है, जस्ट हाफ नहीं, 80 डेज है। फीटल आरबीसी एट्टी डेली डेज हम्म। 80 days हाँ से। हाँ लिख लो चाहो वही तो, वही। सही सही है, क्वेश्चन है, लिख लो। हाँ, वहां पे 80 डेज होता है बच्चों के अंदर बेटा, इसका टाइम जो आरबीसी का 80 डेज लिख लो। लाइफ स्पैन 80 डेज है, वहाँ सही कह रहे हैं, क्वेश्चन है, तो वो याद रख लेंगे। तो वापस आ जाते हैं, खैर हम बात कर रहे थे मैरिज लॉ की। तो वो क्या कह रहे हैं, हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी। क्लियर। बट इन एक्सरसाइज हार्ट रेट एंड बीपी बोथ इंक्रीजेस, कि जब एक्सरसाइज करते हो दोनों
मतलब क्या हो जाता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे वो प्रोपोर्शनल हो जाता है, दोनों एक साथ बढ़ता है। इन प्रेगनेंसी हार्ट रेट इज डिक्रीज्ड, प्रेगनेंसी में कम हो जाता है हार्ट रेट। और देखिए कुछ टर्म्स है यहाँ पे, आपसे क्या पूछी जाती है मैं बता दूंगा, सब पे अगेन फोकस मत करना, पढ़ा में क्योंकि सारा रहा हूँ बोलता चला जाऊंगा, रटना नहीं है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम देख सकते हो, तो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर वेंट्रिकल पर बीट इट इज 70 ml। तो जितना आपकी हार्ट बीट है लगभग उतना ही है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर वेंट्रिकल पर बीट अराउंड 70 ml। अच्छा आप लोग का टेस्ट बता देता हूँ, आपका सुश्रुत तो कंप्लीट हो चुका है ना, चिकित्सा, जी ठीक सर। है। तो यस आपका, सर। आप लोग का टेस्ट कर लेते हैं परसों, कल मंडे है, आज का दिन पढ़ने के लिए हो गया होगा आपका, पढ़ ही लिए होगे, कल का और दे देता हूँ, तो परसों आप लोग का टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो बैच है हमारा नाइट वाला 9 वाला, आपका बोलो परसों या उससे अगले दिन जो भी, आपका पूरा चरक सूत्र का टेस्ट होना है ना, नहीं 1 to 20 का होना है, लास्ट चैप्टर रह गया अभी 20 पढ़ाने से मेन, ठीक है। चलो मैं आपको फिर कल बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। इस बैच का लेकिन डन कर रहा हूँ, परसों आपका टेस्ट है, ठीक है। देखो अभी आगे दोनों चीजें आएंगी, चिकित्सा भी आएगा। सर कुछ हाँ मुस्कान बोलो। सर निदान का भी कुछ निदान का भी टेस्ट नहीं हुआ है अभी। उसमें कुछ बचा हुआ है ना चैप्टर एक दो आपने बताया कोई। दो हाँ चैप्टर जी बचे सर। हुए हैं और हाँ तो कोई बात नहीं, चैप ठीक है बेटा, एक काम कर लेते हैं, पहले ये आपका कर लेता हूँ टेस्ट में चिकित्सा वाला, ठीक है। इसमें चरक चिकित्सा और सुश्रुत चिकित्सा दोनों के क्वेश्चन होंगे, और मुस्कान देना है, अगर दिया है पहले भी तो भी देना है, चेंज करूंगा क्वेश्चन में काफी, ठीक है, लगभग चेंज कर दूंगा। तो वो टेस्ट आपका है परसों, फिलहाल के लिए बात ये है, निदान मैं आपको एक दो दिन में पढ़ा दूंगा, आपके यही टॉपिक आपके हिसाब से रह गए थे, फिजियोलॉजी और निदान के आप बता रहे हो, शाला क्या पढ़ना चाह रहे हो, तो वो मैं अभी फिर ले लेंगे उसको भी जल्दी, ठीक है। चलो देखो आगे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है बेटा, तो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर वेंट्रिकल पर बीट इट इज 70 ml। मिनट वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट समझ सकते हो कि लगभग वही 60 सेकंड होते हैं, तो उतने से आप भी काउंट कर लो। स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 बीट पर मिनट थी ना, और एक बीट में 70 ml ब्लड जा रहा है, तो 5 लीटर हो गया, ठीक। अगेन रटने की जरूरत है नहीं। कार्डियक इंडेक्स कितना है, तो कार्डियक आउटपुट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, आप तो मुझे बता दो कितना होता है सरफेस एरिया बॉडी का, ये मैंने आपको बता रखा है, 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, लगभग 2 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है। लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उतना भी याद रखोगे। स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ये 40 ml आता है, नहीं याद करना है। आगे आ जाओ, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो सीधा टर्म याद करोगे, लेटरल प्रेशर, ये वर्ड याद रखना लेटरल, ये जरूरी है अपने आप में। तो लेटरल प्रेशर इन दिस सिस्टमिक आर्टरीज, तो मूविंग ब्लड कॉलम जो होता है वो लेटरल वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को कहा जाता है बीपी, ठीक है ना। तो ये लेटरल वर्ड बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल याद रखोगे, तो लेटरल प्रेशर, ठीक है। आगे चलोगे, सिस्टमिक बीपी क्या होता है, इट इज हाईएस्ट बीपी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, तो हम लोग 120 mmHg की बात करते हैं, लगभग 17 साल के व्यक्ति के लिए ये वैल्यूज होती हैं, तो 120 mmHg, ठीक है। और डायस्टोलिक बीपी, लोएस्ट बीपी रिकॉर्डेड ना कार्डियक साइकिल, अगेन अराउंड 80 mmHg, तो ये वही वाले हैं, पढ़ा लिखा आम इंसान, तो 120/80, ठीक है। आगे आ जाओगे, पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर ये जरूरी है, तो सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी हटा दो, तो वो जो वैल्यू निकल के आती है वो होता है पल्स प्रेशर, ये जरूरी है बेटा, याद होना चाहिए आपको कैसे निकालता है, तो सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक हटा दो तो ये वैल्यू निकल के आती है। नेक्स्ट है मीन आर्टीरियल बीपी, सवाल इस पे भी आ चुका है, ये कैसे निकालते हैं, तो कह रहे हैं डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, तो डायस्टोलिक बीपी जैसे 80 लिया था आपने मान लो, और पल्स प्रेशर हमारा 40 आया था निकाल के इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो उसका 1/3, तो ये लगभग आता है कह रहे हैं 93 mmHg के आसपास नॉर्मल व्यक्ति के लिए। तो क्या होता है, डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, ठीक है, डायस्टोलिक प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। आगे चलेंगे, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ बीपी, मेरे हिसाब से तो मत याद करो, है ना, कोई इसका सेंस नहीं बनता, एक रफ आपको आइडिया होगा तो वो अपना याद रखना, बाकी यहाँ देख लो चलो जल्दी से। तो डायस्टोलिक बीपी कह रहे हैं लेस देन 85 mmHg होना चाहिए, तो नॉर्मल है, ठीक है। डायस्टोलिक बीपी अगर इससे थोड़ा ऊपर है लेकिन 90 से नीचे है, तो वो हाई तो है लेकिन नॉर्मल, हाई नॉर्मल, ठीक है। और डायस्टोलिक बीपी 90 के ऊपर है, तो चाहो तो ये लाइन याद कर सकते हो बेस लाइन, कि डायस्टोलिक बीपी मोर देन 90, तो हाई बीपी है वो। फिर आ जाओ सिस्टोलिक बीपी, तो लेस देन 140 mmHg, एंड डायस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mmHg, तो नॉर्मल, ये है बेस्ट लाइन याद करने के लिए, इतना कायदे में आपको याद करना चाहिए कि सिस्टोलिक बीपी 140 से कम हो और डायस्टोलिक बीपी 90 से कम हो,
और जब आप लोग वाइवा वगैरह में बैठते हो ध्यान रखना, मेरी तरह 140 90 ऐसा नहीं कह दोगे, आपको ध्यान रखना है एमएमएचजी के साथ ही बोलना है। बहुत सारे विद्वान हैं वो पकड़ते हैं, अरे तुमने तो यूनिट नहीं बोली, हमको पता है एमएचजी होती है, ठीक। और दूसरी एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमने पकड़ लिया बच्चों की, वो ये पकड़ते हैं कि आपने 141 कैसे कह दिया बीपी कहीं, या 93 कैसे कह दिया, है ना। कि अगर मतलब डिजिटल आपका आप नाप रहे हो डिजिटली तो ठीक है, लेकिन अगर जो अपनी बेसिक मशीन होती है पारे वाली, उससे अगर आप नापोगे तो उससे क्या है, वैल्यूज जो आएंगी वो इवन नंबर ही होते हैं, ओड नंबर नहीं होते ना। तो वो लोग वहां पकड़ते हैं, कहते हैं आपने कैसे ओड नंबर दे दिए। बात समझ रहे हो, तो ओड नंबर मत बोलना, सेफ्टी के लिए हमेशा इवन नंबर ही बोलना चाहिए, भले ही आपने डिजिटली लिया है, बोलो इवन नंबर ही, तो उनका ईगो सेटिस्फाई कर दो, बात खत्म। आगे देखो। तो सिस्टोलिक बीपी लेस देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mmHg फॉर हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल। और देख लेंगे सिस्टोलिक बीपी बिटवीन 140 to 159 mmHg, इट इज बॉर्डर लाइन। सिस्टोलिक बीपी मोर देन 160, इट इज हाई बीपी। देख लेना। अकॉर्डिंग टू एज तो देख लो, 17 साल वाले के लिए 120/80 जो हम बात कर रहे थे कि वो नॉर्मल होता है। एट द एज ऑफ 70 ईयर्स 160/90 mmHg नॉर्मल होता है क्या? एट द एज ऑफ 80 ईयर्स 180/95 mmHg ये नॉर्मल होता है। तो कुछ लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं कि आपकी जो एज होती है ना, आपकी एज, उसको आप जोड़ दो, ठीक है, +100 कर दो, कहने का मतलब 100 प्लस आपकी एज, कि मान लो मैं 40 साल का हूँ अगर, तो 100 + 40 तो 140 mmHg मेरे लिए लगभग ठीक है बेबी। तो एक वो वाला भी ग्रुप है जो ऐसा मानता है, तो वो भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, उससे भी वैल्यूज लगभग ठीक ही आती है निकल के। आगे देखिए, बीपी बराबर कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कि बीपी बढ़ेगा किसकी वजह से बढ़ेगा, कि कार्डियक आउटपुट वो कितना हो रहा है उसके ऊपर, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा बीपी। तो मैं इस तरह याद रखता हूँ कि बीवी को प्यार करना चाहिए, बीवी यानी बीपी को मतलब CO ऐसा, है ना, प्यार मतलब P और R ऐसा करके। तो PR मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस, को मतलब कार्डियक आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट चलोगे बीपी के साउंड्स। तो समझना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो बेटा ये है कि जब रिलीज करते हैं, देखा होगा कॉलम में जब आवाज आनी शुरू होती है, जहां पे आपको इनिशियल आपको आवाज आनी शुरू हो जाए, तो वो क्या होता है हमारा, वो सिस्टोलिक बीपी होता है ना, टैपिंग साउंड जहां आने लगता है, फेज 1 सिस्टोलिक बीपी होता है। और जहां पे कहते हैं ग्रेवयार्ड साइलेंस, के बिल्कुल ऐसा हो जाए कोई आवाज नहीं है, शांति हो गई जहां जाके लास्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल साउंड्स डिसअपीयर्ड ग्रेवयार्ड साइलेंस मार्क्स डायस्टोलिक बीपी। तो वो होता है हमारा डायस्टोलिक बीपी, कोई भी आवाज आनी बंद हो जाए, क्लियर। तो जहां आवाज आनी शुरू होती है बीपी लेते समय, जब रिलीज करते हो ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो वो जो आवाज आनी शुरू होती है वो है हमारा सिस्टोलिक बीपी। और जहां पे आवाज खत्म हो जाए, पूरी तरह गायब हो जाए, तो वो होता है हमारा ग्रेवयार्ड साइलेंस इन डायस्टोलिक बीपी। तो देख लोगे, फेज है 5, आप रटने की जरूरत नहीं है, देख लेना एक बार। फेज 1 टैपिंग साउंड मार्क्स सिस्टोलिक बीपी, फेज 2 मर्मरिंग साउंड ऑस्कल्टेटरी गैप है वहाँ, फेज 3 वेरी लाउड एंड मोस्ट इंटेंसिव साउंड, फेज 4 मफल्ड साउंड, और लास्ट है फेज 5 तो ग्रेवयार्ड साइलेंस। ये बताता है डायस्टोलिक बीपी को, तो इसको याद रखोगे। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ पल्स, अगेन कोई खास बात नहीं, आप देख लो, इन यंग पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड, ओल्ड एज के अंदर और ज्यादा बढ़ जाती है ना। वेलोसिटी ऑफ द ब्लड, तो 0.25 मीटर पर सेकेंड, इतना तेजी से चल रहा है, 0.25 मीटर पर सेकेंड ना। अभी जस्ट गांव में तो यही एक इंसिडेंट सुन रहा था, हमारे जानते हैं बिजनौर में कहीं एक एक्सीडेंट में पास खड़े होंगे, सड़क पे जा रहे थे, तो वो कुछ एक्सीडेंट हुआ, बूढ़े थे वो बेचारे, तो वहां खड़े हुए थे, एक्सीडेंट हुआ कुछ जिनका एक्सीडेंट हुआ इतना सीवियर था कि उनकी इंटेस्टाइन वगैरह सब निकल के ना उनके ऊपर आके गिर गई, वो पास ही खड़े हुए थे एक्सीडेंट में। तो वो तो गए जो गए, अपनी जान से गए, और ये आधा एक घंटा वहीं कि जब तक कोई उनको लेने नहीं गया, तो वहीं खड़े कांपते रहे और बेहोश हो गए, क्योंकि उनके ऊपर आके गिर गई, उनके हाथे जो है कट के। तो गलत हुआ किसी के साथ काफी, लेकिन उनकी घटना गांव में भी बता रहे थे कि ऐसा उनके साथ हुआ, उनके ऊपर आके उनके ऑर्गन निकल के आके गिर गए उनके ऊपर प्रॉपर, वो खड़े हुए थे साइड में, है ना। तो खैर, तो इतना तेज ब्लड चलता है, मैं कह रहा हूँ वो तो एक्सीडेंट की बात, तो और कितना रफ्तार से चीजें गई होंगी उधर उनके पास। नेक्स्ट है बेटा पल्स डेफिसिट। तो ड्यू टू वेरी लो स्ट्रोक वॉल्यूम इफ पल्स डाइज बिफोर रीचिंग द रिस्ट इट्स कॉल्ड पल्स डेफिसिट। ध्यान आ रहा होगा। चलो बताओ, सवाल कर लेता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है सेशन का। आकाश, जी सर। बेटा साम, साम नाड़ी है, तो उसमें क्या वर्ड आया है साम नाड़ी के अंदर, शारंगधर ने क्या कहा है?
तो स्वामी पूर्वी। थोड़ा सा और वर्ड एग्जैक्ट जो आया कोई बता पाएगा, कोई कहेगा? गरियांशी वर्ड आया बेटा, गरियांश। गरियान करके। हाँ, लिख लो, गरियांश करके शब्द है, उसका मतलब है जो भारी होती है ना उससे भी थोड़ी भारी, ये मतलब है कहने का। क्योंकि पहले उन्होंने नॉर्मल गुरु नाड़ी बता दी कि रक्त का कोप हुआ है मान लो तो क्या होगा, और उसके बाद बता दी आम नाड़ी यानी साम नाड़ी जहां आम का संबंध है, तो कह दिया गरियांशी यानी उससे भी भारी गुरु। ठीक है, वर्ड आया गरियांशी, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट बताओगे स्मृति। यस सर। बेटा मृत सर्प के समान गति किस नाड़ी में होती है? स्मृति एग्जाम देना है बेटा इस बार, तय है बात ये। सर मैंने सर नहीं पढ़ा है मैंने ये गाड़ी अभी। चलो मुझे बताओ, एग्जाम देना है इस बार, तय है? नहीं सर। इस बार नहीं देना ना, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं नहीं कह नहीं रहा सर। कुछ, फिर कोई बात नहीं है। लक्ष्मी। सर कफज दोस्त में। कफज दोष में। लक्ष्मी तुम भी नहीं दे पाओगी ना इस बार का एग्जाम अभी तक के हिसाब से? नहीं सर। 1 महीने से रह रहे हो बस, है ना? यस सर। ठीक है चलो। दुख होता है 1 महीने की वजह से नुकसान हो जाता है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, रूल तो रूल है। देखो चलो आगे। तो नेक्स्ट बात कर रहे थे हम लोग, पल्स डेफिसिट क्या होता है, कि मतलब पल्स जनरेट तो हो रही है लेकिन इतना कम है, मान लो इतना लो वॉल्यूम है कि पहुंच ही नहीं पा रही है रिस्ट तक, है ना? तो उसको बोलते हैं पल्स डेफिसिट। एरिथमिक पल्स फाउंड इन एक्स्ट्रा सिस्टोल, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड इन हार्ट ब्लॉक। तो रिदम जो है मतलब पल्स का वो बिगड़ जाता है, कहाँ कहाँ कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सिस्टोल, कई बार पल्स एक्स्ट्रा जनरेट होने लगती है ना? एक सिंड्रोम है WPW सिंड्रोम, हम लोग करके पढ़ते हैं। WPW इसका फुल फॉर्म पूछा गया था पीछे एग्जाम में, बता पाएगा कोई? नहीं, लिख लो। वुल्फ विलो पर विलो नहीं, वुल्फ परकिंसन वुल्फ सिंड्रोम। वुल्फ परकिंसन वुल्फ सिंड्रोम। वुल्फ परकिंसन वुल्फ सिंड्रोम, ये पूछा गया रिसेंटली। इनमें से किसकी वजह से एक्स्ट्रा पल्स हो सकती है, तो आप नाम लिख लो एटलीस्ट, वुल्फ परकिंसन वुल्फ सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम बोलते हैं इसको। चलो मैं देख रहा हूँ टाइम फिनिश हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। तो और ये किस होता क्या है समझ नहीं आया। बेटा वुल्फ पार्किंसन वुल्फ सिंड्रोम, इसमें क्या है कि जो पल्स जनरेट हो रही है ना, हम जो बात करते हैं ऐसे नोड से एक पल्स जनरेट होती है, तो उसके अलावा कई सारे एक्स्ट्रा फोकाई बन जाते हैं जहां से पल्स जनरेट होने लगती है। तो कई सारी पल्स जनरेट हो रही है सोचो, तो कुछ रास्ते में ही खत्म हो जाती है, इतनी लो वॉल्यूम है कि टाइम ही नहीं मिला आगे बढ़ने का, है ना? कोई पहुंच जाती है आगे, एक के पीछे एक आ गई दूसरी, कई बार आपने एक पल्स सुनी है, फील की हाथ पे, तुरंत दूसरी पल्स फील हो रही है। ठीक है, तो वो कंडीशन होती है जहाँ एक्स्ट्रा पल्स आपको मिलने लगती है। ठीक है, तो ए रिदम हो जाती है, रिदम जो आनी चाहिए थी रेगुलर की, पल्स आई गैप हुआ फिर पल्स आई, तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना?